हाय एवरीवन, माई सेल्फ अजय पटेल। आज हम बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। इस एक्ट के तहत हमें आज़ादी मिल जाती है। अब यह एक्ट कैसे आया, कैसे हमने आज़ादी का सफ़र तय किया, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा और भारत के दो टुकड़े यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने। इन तमाम क्वेश्चंस को जानने के लिए हमें थोड़ा बैक में जाना होगा। तो बात शुरू होती है 1927 से। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। इस कमीशन का सभी लोगों ने विरोध किया था। क्योंकि यह 2 साल पहले ही आ गया था। इसे आना चाहिए था 1929 में, लेकिन यह आ गया 1927 में। दूसरा, इसके सारे मेंबर अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए सब लोगों ने इसका विरोध किया। तो उसी वक्त जो भारत के सचिव थे लॉर्ड वर्किनहेड, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इतना उनके तहत क्या था। उनका स्टेटमेंट यह था कि इतना आसान नहीं है एक ऐसा कानून बनाना जिसमें सभी वर्ग खुश रहें। अगर कांग्रेस इस प्रकार का कोई कानून बनाती है जिसमें कि भारत के सभी वर्ग खुश रहें, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस कानून को गंभीरता से लेगी। यह लॉर्ड वर्किनहेड का स्टेटमेंट था। लॉर्ड वर्किनहेड के इस स्टेटमेंट को कांग्रेस ने एक चैलेंज की तरह लिया। कांग्रेस का मानना था कि अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि भारतीय कानून नहीं बना सकते, तो कांग्रेस ने इसे एक प्रकार से चैलेंज की तरह लिया। फिर क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू जो उस वक्त कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, उन्होंने 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जिसकी अध्यक्षता खुद मोतीलाल नेहरू कर रहे थे और उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू इस कमेटी के सचिव थे। इस कमेटी के सदस्य तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम.ए. सेने, मंगल सिंह, अली इमाम, शवाब कुरैशी, जी.आर. प्रधान थे। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता खुद मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट का समर्थन किया सिवाय एक प्रोविजन के, और वो प्रोविजन था इसमें डोमिनियन स्टेटस का। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। डोमिनियन स्टेटस के तहत उस देश के सभी रूल्स और रेगुलेशन पर उस देश के नागरिकों का अधिकार होता है, सिवाय फॉरेन रिलेशन, डिफेंस और कम्युनिकेशन। यानी कि भारत के संचार, डिफेंस यानी सुरक्षा, और फॉरेन रिलेशन यानी दूसरे देशों के साथ भारत के कैसे संबंध होंगे, इस बात का डिसीजन अंग्रेज लेंगे, बाकी सभी डिसीजंस भारत के नागरिक लेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज की मांग की, और वो कतई डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में नहीं थे। लेकिन कांग्रेस के भीतर एक तबका ऐसा भी था जो डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में था, क्योंकि उनका यह मानना था कुछ ना कुछ नहीं मिलने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो मिले। इसलिए 1928 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें गांधी जी ने एक रिजोल्यूशन पेश किया जिसमें यह कहा गया था कि अगर अंग्रेज 2 साल के भीतर डोमिनियन स्टेटस की शर्त स्वीकार करें, 2 साल का समय अंग्रेजों को दिया गया कांग्रेस के द्वारा। हालांकि इस समय सीमा को बाद में 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया, लेकिन 1 साल के बाद भी अंग्रेजों ने कांग्रेस की इस डोमिनियन स्टेटस वाली पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया। तो कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पूरे देशभर से लोग इकट्ठा होंगे और आज़ादी पाने की शपथ लेंगे।
ऐसा उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का व्यू। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट को अमेंड करने का प्रस्ताव दिया और जिन्ना ने अपनी तरफ से 3 पॉइंट रखे। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये सही है, बाकी इसमें 3 अमेंडमेंट होना चाहिए। लेकिन जिन्ना की रिकमेंडेशंस को कांग्रेस ने नहीं माना, तो जिन्ना ने खुद ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें जिन्ना ने 14 मांगों को रखा। मुसलमानों के लिए 14 मांगे रखी गई जिन्ना की तरफ से। तो इस प्रकार का एक मतलब कि कॉन्ट्राडिक्ट था। तो एम.एन. रॉय जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के मार्गदर्शक थे, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि भारत एक विविधताओं वाला देश है, यहाँ पर हर तरह की कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ठीक है, और सभी लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठा रहे थे उस वक्त, और हर एक कम्युनिटी के अपने कुछ रूल्स थे, रेगुलेशंस थे। ऐसी स्थिति में किसी एक के द्वारा बनाया गया नियम किसी दूसरे के ऊपर कैसे थोपा जा सकता है? जैसे कि नेहरू रिपोर्ट जो बनी उसका अपोज मुस्लिम लीग ने किया और जिन्ना की 14 मांगों का अपोज कांग्रेस ने किया। तो इसकी वजह हमें एक ऐसी असेंबली बनानी चाहिए, एक ऐसी सभा तैयार करना चाहिए जिसमें हर एक वर्ग से लोग चुनकर के आए, हर एक क्षेत्र से लोग चुनकर के आए। तो इस प्रकार की असेंबली के द्वारा जब कोई सा संविधान बनेगा तो उसे कोई अपोज नहीं करेगा, क्योंकि वो सभी के द्वारा बनाया हुआ होगा। तो 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया। कांग्रेस को एम.एन. रॉय का यह आइडिया अच्छा लगा और जब 1935 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए जाने की डिमांड एक्सेप्ट की। और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से फिर से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए जाने का मुद्दा उठाया। तो अब कांग्रेस की मांग कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो थी ही, साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी हो गई थी। तो क्या ब्रिटिशर्स कांग्रेस की इस डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे? आइए देखते हैं अगस्त ऑफर में। 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हो जाती है और 1940 तक आते आते जर्मनी के सामने बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस ने घुटने टेक दिए, जिससे इंग्लैंड काफी टेंशन में आ गया। इसलिए ब्रिटेन ने युद्ध में भारतीयों के कोऑपरेशन के लिए अगस्त 1940 में भारतीयों के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त ऑफर कहते हैं। इस अगस्त ऑफर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपांड किया जाएगा, ऐसा उन्होंने एक प्रोविजनलाइज्ड किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकें। ये एक तरह का एक लुभावना ऑफर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा भारतीयों को। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि युद्ध के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करेगी जिसके सारे मेंबर इंडियंस रहेंगे। तो एक प्रकार से इंडियंस को एक ऐसा लालच दिया जा रहा था जिससे वो युद्ध में शामिल हो जाएं। साथ ही साथ माइनॉरिटी को लुभाने के लिए यह अगस्त ऑफर में यह भी प्रोविजन था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका कोई सा भी एक्ट या कोई सा भी आर्टिकल माइनॉरिटी के बिना अनुमति के अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का भी इसमें प्रोविजन दिया गया था। तो कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि 1930 से कांग्रेस का लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस को छोड़कर कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो गया था। वहीं दूसरी ओर माइनॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में भागीदारी देने के लिए मुस्लिम लीग ने इसका स्वागत तो किया, लेकिन मुस्लिम लीग सिर्फ एक ही बात पर अड़ी हुई थी और वो था मुस्लिमों के लिए एक अलग देश। तो फाइनली अगस्त ऑफर का कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ा। फिर आता है क्रिप्स मिशन। 1941 में
युद्ध में ब्रिटेन की कंडीशन काफ़ी खराब हो गई थी। दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिकी रीजन पर्ल हार्बर पर अटैक किया। आप ये मैप में देख पा रहे होंगे पर्ल हार्बर, ये है पर्ल हार्बर पर अटैक किया। फिर उसके बाद मार्च 1942 में साउथ ईस्ट एशिया का फिलीपींस, हांगकांग, मलाय प्रायद्वीप, सिंगापुर, यहाँ तक कि म्यांमार में आने वाले रंगून तक जापान ने कब्जा कर लिया। ये हांगकांग पे भी कर लिया, मलाय पे भी कर लिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इस पे सब पे जापान ने कब्जा कर लिया। ये सब उस वक्त ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आते थे और जापान ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया। तो एक तरफ तो ब्रिटेन पर एलाइड पावर जैसे कि यूएसए, यूएसएसआर और चाइना, इन सब का प्रेशर था कि कुछ करो, क्योंकि यूएसए की भी टेरिटरी जो थी पर्ल हार्बर, उस पर जापान ने अटैक किया था और अपने कब्जे में कर लिया था। दूसरी तरफ ब्रिटेन को यह डर था कि मलाय, सिंगापुर, फिलीपींस, रंगून, ये सब तो हाथ से निकल ही गए थे, कहीं इंडिया भी हाथ से नहीं निकल जाए। इसलिए मार्च 1942 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट मिनिस्टर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए। स्टैफोर्ड क्रिप्स इस उद्देश्य के साथ भारत आए कि जैसे तैसे भारतीय युद्ध में ब्रिटेन का साथ दें। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पर ही इस मिशन को क्रिप्स मिशन कहा गया। अब हम देखते हैं क्रिप्स मिशन के प्रोपोजल्स क्या थे। इसमें पहला प्रोपोजल तो यह था, एन इंडियन यूनियन विद अ डोमिनियन स्टेटस वुड बी सेटअप। एक संघीय भारत की स्थापना की जाएगी, इंडियन यूनियन की, जिसमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। यानी कि वो जो पहले हम बातचीत कर सकते हैं, फॉरेन रिलेशन हो गया, डिफेंस हो गया, इस पर ब्रिटिश लोग डिसीजन लेंगे, बाकी सभी डिसीजंस भारतीयों के हाथ में होगा। दूसरा इसमें यह प्रोविजन था, आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी कन्वेंट टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कि ये जो विश्व युद्ध द्वितीय है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसके खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स भारत के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाने के लिए विचार कर सकते हैं। तीसरा इसमें था, प्रोविंसेस अनविलिंग टू ज्वाइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी प्रोविंसेस जो भारत में प्रांत हैं जो कि इंडिया में ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं, अपने आप को सेपरेट रखना चाहते हैं, वो अपने लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं। ये क्रिप्स मिशन में कहा गया। चौथा था, इन द मीन टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन ब्रिटिश हैंड्स एंड द गवर्नर जनरल्स पावर वुड रिमेन इंटैक्ट। कि जो डिफेंस है भारत का, मतलब कि भारत की सुरक्षा अंग्रेज करेंगे, बाकी आपके सारे के सारे आपके हाथों में दिया जाएगा। ये इस क्रिप्स मिशन में कहा गया। लेकिन ये क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। फेल होने का कारण क्या था? क्योंकि इसमें एक प्रपोजल तो वही था जो कि 1940 के अगस्त ऑफर में था, डोमिनियन स्टेटस, जो कि कांग्रेस को नामंजूर था। 1930 से ही कांग्रेस का लक्ष्य तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज हो गया था। दूसरा इसमें यह प्रोविजन था कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो भारत के लोग अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकेंगे और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेगी, उसके मेंबर खुद कुछ इलेक्टेड रहेंगे यानी कि पब्लिक चुनेगी उन्हें, और कुछ नॉमिनेटेड रहेंगे। जो प्रोविंसेस चुन के आएंगे और जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे वो नॉमिनेटेड रहेंगे। तीसरा इसमें यह प्रोविजन था, जो प्रोविंसेस होंगे वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि यह देश की जो यूनिटी है, जो एकता है, उसको तोड़ने के लिए लाया गया था। फिर सिख संप्रदाय ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि
जब प्रोविंसेस अगर अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं तो पंजाब तो उनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पंजाब में तो सिख संप्रदाय माइनॉरिटी में है। जो बहुसंख्यक है, जिनकी मेजोरिटी है यानी कि मुसलमान, वो हमारा दमन करेंगे। इसलिए सिख संप्रदाय ने भी क्रिप्स मिशन का विरोध किया और हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि इससे भारत की एकता को खतरा था, अखंडता जो खंड खंड हो रहा था भारत इस क्रिप्स मिशन से। चौथा इसमें यह प्रोविजन था कि भारत की सुरक्षा ब्रिटिशर्स के हाथों में रहेगी और गवर्नर जनरल की पावर वैसी की वैसी रहेगी। तो कोई ज़्यादा इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं था, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी। इससे हमें एक तरह से आज़ादी कुछ मिल ही नहीं रही थी, मतलब डोमिनियन स्टेटस क्या, उसे क्या आज़ादी बोले। इसलिए क्रिप्स मिशन का कोई भारतीयों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा। लेकिन जब क्रिप्स मिशन से भी बात नहीं बनी तो 1945 में वेवेल प्लान आया। लॉर्ड वेवेल भारत के वायसरॉय थे और यह 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो को रिप्लेस करके भारत के वायसरॉय बने। तो वेवेल प्लान एक प्रकार से भारतीयों के लिए नेगोशिएशन के लिए लाया गया था। अब ये बात ये आती है कि आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों के साथ नेगोशिएट करना क्यों चाहती थी। तो उसके पीछे का कारण यह था कि 1945 के मध्य में इंग्लैंड में चुनाव होने वाले थे और उस दौरान इंग्लैंड में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी का अच्छा खासा वर्चस्व था। तो कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो अपने आप को एक प्रकार से ऐसा शो करना चाहती थी कि हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। दूसरा कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो एलाइड कंट्रीज थी उनका ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि जैसे तैसे अंग्रेज भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए मना लें। इसलिए वेवेल प्लान आया। अब वेवेल प्लान के प्रोपोजल से देखते हैं। इसमें पहला तो ये प्रोविजन था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के समान रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसको रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा, जिसमें टोटल 14 मेंबर होंगे। ये 14 के 14 मेंबर इंडियंस होंगे, जिनमें से 7 मेंबर मुस्लिम और 7 हिंदू होंगे, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। और इन 7 हिंदू मेंबर में डिप्रेस्ड क्लास और सिख को भी स्थान दिया जाएगा। इसके अलावा इस प्लान में यह भी प्रोविजन था कि युद्ध की समाप्ति होने के बाद भारतीय लोग अपने संविधान का निर्माण कर सकेंगे। जो संविधान की सभा की ये बातचीत कर रहे थे पहले से, कांग्रेस का ये जो एक अपना कांग्रेस पहले से चाह रही थी कि हमारे लिए एक संविधान सभा का निर्माण हो, तो वो वेवेल प्लान में इन्होंने पहली बार ये प्रपोज किया। चौथा प्रोविजन था इसमें, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके सदस्य के लिए अलग अलग पार्टीज को एक जॉइंट लिस्ट बनानी होगी। अगर जॉइंट लिस्ट नहीं बना सकते तो अलग अलग भी बना सकते हैं। यह वेवेल प्लान में कहा गया था। तो एक प्रकार से ये एक ठीक ठाक प्लान था, लेकिन जो मुस्लिम की लिस्ट जारी की गई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, उसमें 2 मुस्लिम कांग्रेस से थे। जिन्ना का कहना था कि सारे के सारे मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग में से ही चुने जाना चाहिए। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 7 मुस्लिम हैं उनमें से सारे के सारे 7 मुस्लिम मेंबर मुस्लिम लीग में से ही चुने जाना चाहिए। ये जिन्ना की ये डिमांड रखी जिन्ना ने, और कांग्रेस जिन्ना की इस बात से सहमत नहीं हुई। तो फिर से ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक था उसका कोई हल नहीं निकला इस वेवेल प्लान से भी। जब वेवेल प्लान से बात नहीं बनी तो फिर कैबिनेट मिशन आया। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और अब सरकार लेबर पार्टी की बनती है। इसके पहले सरकार कंजर्वेटिव पार्टी की थी। लेबर पार्टी की तरफ से क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम बने। क्लीमेंट एटली ने अपनी कैबिनेट के 3 मिनिस्टर को भारत भेजा, जिनके नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स
और एवी अलेक्जेंडर। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रेसिडेंट थे। और एवी अलेक्जेंडर लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी यानी कि नेवी के सीनियर ऑफिसर थे। चूंकि ये तीनों ब्रिटिश कैबिनेट में मिनिस्टर थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इस मिशन का उद्देश्य था कि भारत में जो पॉलिटिकल डेडलॉक है, उस पॉलिटिकल डेडलॉक को खत्म करना और फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करना जो कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडियंस। तो कैबिनेट मिशन की कांग्रेस के लीडर और मुस्लिम लीग के लीडर के साथ लगातार 3 हफ्ते तक मीटिंग चली, लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी और कांग्रेस भारत का बंटवारा होने देना नहीं चाहती थी। तो 3 सप्ताह तक कोई हल नहीं निकला। तब जाकर कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सामने एक प्लान रखा। कैबिनेट मिशन का कहना था कि आप हमारा जो प्लान है उसके बारे में एक बार सुन लें, अगर आपको पसंद आए तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने बोला बताओ आपका क्या प्लान है। कैबिनेट मिशन का ये प्लान था। कैबिनेट मिशन ने अपने प्लान में पूरे ब्रिटिश इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 सेक्शन में डिवाइड किया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ब्रिटिश भारत में 11 प्रोविंसेस थे। सेक्शन ए में यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, बिहार और ओडिशा थे। आप ये मैप में देख पा रहे होंगे, यह है यूनाइटेड प्रोविंस। उसके बाद यह है बिहार और ओडिशा ब्लू में, और ये सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे और ये मद्रास, नीचे ये मद्रास। इसको सेक्शन ए में रखा गया। सेक्शन बी में ब्रिटिश भारत के वो प्रोविंसेस थे जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी थे। इनमें ये जो आप डार्क ग्रीन में देख पा रहे हैं, NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, ये सेक्शन बी में रखे गए थे। सेक्शन सी में बंगाल एंड ओडिशा, बंगाल एंड असम को रखा गया था। इस प्रकार से कैबिनेट मिशन ने पूरे भारत को 3 पार्ट में डिवाइड किया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब बात ये आती है कि जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट यानी ये जो आप येलो कलर में देख पा रहे होंगे, ये है प्रिंसली स्टेट, देशी रियासतें जिन पर राजाओं का शासन था। तो ये प्रिंसली स्टेट को किस में रखा गया? प्रिंसली स्टेट को ये अधिकार दिया गया कि अगर वो चाहें तो किसी भी सेक्शन में जोड़े जाएं, यानी सेक्शन ए में जोड़ सकते हैं, सेक्शन बी में या सेक्शन सी में, जिस भी सेक्शन में वो जोड़ना चाहते हैं प्रिंसली स्टेट, उसमें जोड़े जाएं, या फिर चाहे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट कर लें। इस प्रकार से ये ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट को ये ऑफर किया गया था। बाकी के बचे हुए पूरे इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। और इसमें यह भी प्रावधान दिया गया कि 10 साल के बाद कोई सा भी प्रोविंस या स्टेट अपना ग्रुप चेंज कर सकता है। यानी कि यदि कोई सा प्रोविंस या स्टेट किसी सेक्शन ए में है, मान के चलें ए में है, तो वो यदि चाहे तो 10 सालों के बाद सेक्शन बी ज्वाइन कर सकता है या सेक्शन सी भी ज्वाइन कर सकता है। इसमें यह भी प्रावधान दिया गया है कि 10 सालों के बाद कोई सा प्रोविंस अपना ग्रुप चेंज कर सकता है। दूसरा इसमें यह प्रोविजन दिया गया कि जो एग्जीक्यूटिव होती है और लेजिस्लेचर यानी विधायिका, जिसका काम होता है विधि निर्माण, कानून बनाने की शक्ति जिसके पास होती है, कानून बनाने का अधिकार जिसके पास होता है लेजिस्लेचर, और कानून को एग्जीक्यूट करने का काम जो होता है जिसका होता है वो एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये 3 लेवल पर इस्टेब्लिश की जाएगी। यानी कि एक तो यूनियन लेवल पर की जाएगी, सेंट्रल लेवल पर, दूसरा सेक्शन लेवल पर की जाएगी,
और तीसरा प्रोविंशियल लेवल पर की जाएगी। तो इस प्रकार से 3 लेवल पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होगी, ये इसमें एक प्रोविज़न दिया गया। तीसरी इसमें यह प्रोविज़न दिया गया कि एक कॉमन सेंटर होगा तीनों सेक्शन के लिए, और सेंटर के पास सिर्फ 3 पावर दी गई, एक तो डिफेंस की यानी रक्षा की, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर, यह इसमें प्रोविजन थे। इसके अलावा each province and princely state were to be allotted seats in proportion to their respective population। हर एक प्रोविंस को और प्रिंसली स्टेट को उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट अलॉट की गई थी, यानी जितनी जिसकी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से उसको सीट दी गई थी। अगर किसी की 10 लाख से ज्यादा थी तो 20 लाख है किसी की तो 2 सीट, 10 लाख है तो 1 सीट, मतलब कि 10 लाख लोगों को एक व्यक्ति चुना जाएगा 10 लाख लोगों से। तो इस हिसाब से पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट को अलॉट किया गया था। और सीट को 3 रिलीजन में, यदि हम 3 कम्युनिटी में डिवाइड किया गया, मुस्लिम, सिख और जनरल, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। तो जनरल में ये जितने भी थे वो सारे आ जाते थे, मतलब कि हिंदू भी आ जाते थे उसमें, जैन भी आ जाते थे, बौद्ध भी आ जाते थे, सब जनरल में आ जाते थे। इस हिसाब से ये सीट को अलॉट किया गया था। तो उस वक्त भारत की जनसंख्या लगभग 390 लाख थी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 389 लोग चुन करके आए। इनमें से 93 प्रिंसली स्टेट से चुन के आएंगे और 292 मेंबर प्रोविंसेस से और 4 मेंबर चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से चुन के आए। चीफ कमिश्नर को एक प्रकार से यूटी समझ सकते हैं, यूनियन टेरिटरी, जो आज हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, वो उस वक्त अंग्रेजों के शासन में चीफ कमिश्नर हुआ करता था। अब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन करेगी, मतलब कि जब तक एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं हो जाती तब तक ऐसी टेम्परेरीली गवर्नमेंट का गठन करेगी यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें 389 मेंबर है। तो सबको लग रहा था कि जिन्ना अपोज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन सी एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे। तो जिन्ना को एक बड़ा सा पाकिस्तान नजर आ रहा था। जिन्ना ने सोचा कि 5 साल के बाद इन सेक्शन बी और सेक्शन सी को आजाद करवा दूंगा, तो फिर जो मैंने सोचा था उससे कई गुना बड़ा पाकिस्तान बन जाएगा। और कांग्रेस की भी कैबिनेट मिशन के इस प्लान से कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि भले ही पूरा भारत 3 सेक्शन में डिवाइड हो रहा था, लेकिन स्ट्रक्चर तो फेडरल ही था, यानी संघीय ही था। तो कांग्रेस को भी इस प्लान से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन गांधी जी ने कैबिनेट मिशन को एक सुझाव दिया। सुझाव यह था कि ये जो ग्रुपिंग है प्रोविंसेस की, ये प्रोविंसेस की मर्जी से होना चाहिए। प्रोविंसेस जिस भी सेक्शन में शामिल होना चाहती है ये उन पर छोड़ देना चाहिए। और कैबिनेट मिशन का भी यही ओपिनियन था। लेकिन जिन्ना को यह रास नहीं आया, क्योंकि NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम, इन दोनों प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार थी। तो ऑब्वियसली ये दोनों प्रांत NWFP और असम, ये दोनों प्रांत सेक्शन ए में शामिल हो जाएंगे, जिससे उसकी जिन्ना की ये जो थिंकिंग थी कि उसे एक बड़ा सा पाकिस्तान बन जाएगा, वो टूटती हुई नजर आ रही थी। तो कांग्रेस ने तो कैबिनेट मिशन को मंजूरी दे दी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे मंजूरी नहीं दी। और फिर each province and princely state were to be allotted seats in proportion to their respective population। हर एक प्रोविंस को और प्रिंसली स्टेट को उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट अलॉट की गई थी, यानी जितनी जिसकी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से उसको सीट दी गई थी। अगर किसी की 10 लाख से ज्यादा थी तो 20 लाख है किसी की तो 2 सीट, 10 लाख है तो 1 सीट, मतलब कि 10 लाख लोगों को एक व्यक्ति चुना जाएगा 10 लाख लोगों से। तो इस हिसाब से पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट को अलॉट किया गया था।
और सीट को 3 रिलीजन में, यदि हम 3 कम्युनिटी में डिवाइड किया गया, मुस्लिम, सिख और जनरल। मुस्लिम, सिख एंड जनरल। तो जनरल में ये जितने भी थे वो सारे आ जाते थे, मतलब कि हिंदू भी आ जाते थे उसमें, जैन भी आ जाते थे, बौद्ध भी आ जाते थे, सब जनरल में आ जाते थे। इस हिसाब से ये सीट को अलॉट किया गया था। तो उस वक्त भारत की जनसंख्या लगभग 390 लाख थी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 389 लोग चुन करके आए। इनमें से 93 प्रिंसली स्टेट से चुन के आएंगे और 292 मेंबर प्रोविंसेस से और 4 मेंबर चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से चुन के आए। चीफ कमिश्नर को एक प्रकार से यूटी समझ सकते हैं, यूनियन टेरिटरी, जो आज हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, वो उस वक्त अंग्रेजों के शासन में चीफ कमिश्नर हुआ करता था। अब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन करेगी। मतलब कि जब तक एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं हो जाती तब तक ऐसी टेम्परेरीली गवर्नमेंट का गठन करेगी यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें 389 मेंबर हैं। तो सबको लग रहा था कि जिन्ना अपोज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन सी एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे। तो जिन्ना को एक बड़ा सा पाकिस्तान नजर आ रहा था। जिन्ना ने सोचा कि 5 साल के बाद इन सेक्शन बी और सेक्शन सी को आजाद करवा दूंगा, तो फिर जो मैंने सोचा था उससे कई गुना बड़ा पाकिस्तान बन जाएगा। और कांग्रेस की भी कैबिनेट मिशन के इस प्लान से कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि भले ही पूरा भारत 3 सेक्शन में डिवाइड हो रहा था, लेकिन स्ट्रक्चर तो फेडरल ही था, यानी संघीय ही था। तो कांग्रेस को भी इस प्लान से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन गांधी जी ने कैबिनेट मिशन से कोई एक सुझाव दिया। सुझाव ये था कि ये जो ग्रुपिंग है, ये जो सेक्शंस हैं, ये प्रोविंसेस की मर्जी से होना चाहिए। प्रोविंसेस जिस भी सेक्शन में शामिल होना चाहती हैं, ये उन पर छोड़ देना चाहिए। और कैबिनेट मिशन का भी यही ओपिनियन था। लेकिन जिन्ना को यह रास नहीं आया, क्योंकि NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम, इन दोनों प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार थी। तो ऑब्वियसली ये दोनों प्रांत सेक्शन ए में शामिल हो जाएंगे, जिससे ये जो थिंकिंग थी उसकी कि एक बड़ा सा पाकिस्तान बन जाएगा, वो टूटती हुई नजर आ रही थी। तो कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को मंजूरी दे दी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे मंजूरी नहीं दी। फलस्वरूप जुलाई 1946 में जिन्ना ने अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कॉन्फ्रेंस में कि हम स्ट्राइक करेंगे। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने हड़ताल रख दी। यह हड़ताल मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग के लिए रखी गई, और जिसके फलस्वरूप एक कम्युनल टेंशन बढ़ा और कलकत्ता में लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और 3 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। और फिर ये आग धीरे धीरे और भी प्रोविंसेस में फैल गई। कलकत्ता से शुरू होकर बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस में हुई, यानी आज का उत्तर प्रदेश, पंजाब में हुई और NWFP में हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्ना के द्वारा ये जो बयान दिया गया था डायरेक्ट एक्ट, उसके द्वारा ये सारे डायरेक्ट एक्ट हुए और तोड़फोड़ हुए, ये दंगे हुए। तो कम्युनल टेंशन या बोलें सांप्रदायिक दंगे जो थे इतना ज़्यादा हो रहे थे कि भारत का पार्टीशन करना पड़ा, जो कि उस वक्त भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने 3 जून 1947 को भारत से एक अलग देश पाकिस्तान बनाने की घोषणा की। उन्हीं के नाम पर इसे माउंटबेटन प्लान कहा गया। इस प्लान को मुस्लिम लीग ने तो एक्सेप्ट कर ही लिया, लेकिन कांग्रेस ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब इन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर का काम जो था वो, यानी डिमार्केशन का काम, सीमांकन का काम सर रेडक्लिफ को सौंपा गया। ठीक है, इसलिए जो भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन है उसको रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो रेडक्लिफ थे, ये सर रेडक्लिफ एक ऐसे व्यक्ति को सीमांकन का काम सौंपा गया था जो जानता ही नहीं था भारत के बारे में, जिसने भारत की कभी सरजमी पर पैर ही नहीं धरा था। ऐसे व्यक्ति को ये काम सौंपा गया था, सीमांकन का काम।
तो उन्होंने बोला कि मैं इतने जल्दी कैसे डिमार्क कर दूं, मुझे पूरा समझना पड़ेगा क्योंकि इतने दो देशों के बीच में बंटवारा किया जा रहा है। तो लॉर्ड माउंटबेटन के जो भी उनके जो पीए वगैरह थे, उन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ तैयार है, आपको इस तरीके से पूरा मैप तैयार था। तो एक ओपिनियन तो ये भी सामने आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का ये जो बंटवारा है, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने तो भूमिका निभाई सरी, लेकिन इसमें अंग्रेजों के द्वारा भी एक भूमिका निभाई गई, क्योंकि ये पहले से इनका एक प्लान था कि इन्होंने प्लान कर रखा था कि हमें इस तरीके से करना है। पूरा कम्युनल राइट इनके द्वारा बनाया गया था। नहीं तो सर रेडक्लिफ को ही क्यों चुना, जिसने पहले कभी देखा ही नहीं था और उसने फिर इतने जल्दी बंटवारा भी कर दिया, जिसने भारत को नहीं देखा था और उसी के द्वारा बंटवारा किया गया। तो ये अंग्रेजों के द्वारा पूरा एक तरीके से प्लान किया गया था और उन्होंने पहले से ये प्लान करके रखा था कि इतना इतना भारत के हिस्से में चला जाएगा, इतना पाकिस्तान के हिस्से में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। और फिर इसे इमीडिएट इफेक्ट देने के लिए 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया। तो इस प्रकार ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, और इसके अब हम फीचर्स देख लेते हैं क्या थे इसमें फीचर्स। इस एक्ट में कहा गया कि 15 अगस्त से भारत इंडिपेंडेंट होगा और यह एक सॉवरेन कंट्री होगा, यानी कि भारत पर सिर्फ भारत के लोगों का अधिकार होगा। दूसरा प्रोविजन था इसमें कि यह एक्ट भारत का पार्टीशन करता है और दो देश इंडिया एंड पाकिस्तान बनाता है। तीसरा इसमें प्रोविजन था कि जो वाइसरॉय की पोस्ट थी, जो कि ब्रिटेन के क्राउन द्वारा अपॉइंट किया जाता था, उसे भी खत्म कर दिया गया और अब इंडिया के लिए भी एक गवर्नर जनरल होगा और पाकिस्तान के लिए भी। और इस गवर्नर जनरल को इन देशों की कैबिनेट डिसाइड करेगी। साथ ही प्रत्येक देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो कि अपने देश के लिए नियम बनाएगी। और अब यानी 15 अगस्त 1947 के बाद से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कोई सा भी एक्ट इंडिया में लागू नहीं होगा। और जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक दोनों देश अपनी अपनी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग चलाएंगे। मतलब कि 1935 में जो एक्ट आया था उसी के तहत चलाएंगे दोनों देश। हालांकि अगर उस एक्ट में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ डिफॉल्ट नजर आते हैं तो उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा 1947 से पहले जब कोई सा भी कानून बनता था तो ब्रिटिश मोनार्क के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता था। अगर ब्रिटिश मोनार्क की ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति मिल जाती थी तो बिल पास हो जाता था और कानून बन जाता, और अगर स्वीकृति नहीं मिलती तो फिर कानून नहीं बन पाता था। लेकिन अब कोई सा भी कानून बनेगा तो उस पर ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी। अब यह पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई। अभी वर्तमान में यह पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। और इसके अलावा इसमें जो ब्रिटिश पैरामाउंसी थी, पैरामाउंसी मतलब होता है सर्वोपरि, सर्वोच्चता, उत्कृष्ट, यानी कि इंडियन प्रिंसली स्टेट के सारे डिसीजंस अंग्रेज लेते थे क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और इंडियन प्रिंसली स्टेट को उन डिसीजन को सिर्फ फॉलो करना होता था। तो इस एक्ट के तहत पैरामाउंसी को अबोलिश किया गया और अब इंडियन प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन थे। पहला ये कि या तो वो इंडिया में शामिल हो जाए, दूसरा या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, तीसरा किसी के साथ ना रहे, अपने आप को स्वतंत्र कर ले। ये 3 ऑप्शन रखे गए हर एक प्रिंसली स्टेट के पास। तो ये था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के प्रोविंसेस। फिर 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया। उसके बाद हमारे आज़ाद भारत की कैबिनेट बनी। तो उस कैबिनेट के बारे में देखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अक्सर वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमारे पहले वित्त मंत्री कौन थे, हमारे पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, कानून मंत्री कौन थे। तो आइए इस कैबिनेट के बारे में भी हम देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो थे
वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने, पीएम बने। एक्सटर्नल अफेयर, विदेशी मामले भी उन्हीं को दिया गया। साथ ही साथ में कॉमनवेल्थ रिलेशंस, साइंटिफिक रिसर्च, ये भी जवाहरलाल नेहरू के पास रहा। ये 3 मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू को दिए गए। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया, होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट्स, ये सारे वल्लभ भाई पटेल को दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी गई। खाद्य मंत्रालय और कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री बने, एजुकेशन मिनिस्ट्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दी गई। जॉन मथाई को रेलवे मिनिस्ट्री दी गई। षणमुखम चेट्टी, उन्हें वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई। पहले फाइनेंस मिनिस्टर हमारे आर.के. षणमुखम चेट्टी बने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लॉ मिनिस्ट्री दी गई। जगजीवन राम को लेबर, सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस, राजकुमार अमृत कौर को हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई। C.H. भाभा को कॉमर्स, रफ़ी अहमद किदवई को कम्युनिकेशन और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज दिया गया। गाडगिल को वर्क्स, माइंस और पावर ये दिए गए। तो ये था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अभी तक हमने जितने भी अंग्रेजों के द्वारा लाए गए एक्ट थे वो सभी एक्ट देख लिए हैं, और ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया सबसे लास्ट एक्ट था, क्योंकि 1947 के बाद हमें आज़ादी मिल जाती है। ऑफिशियली 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है। वैसा यदि देखा जाए तो हमें आज़ादी कैबिनेट मिशन के आने के साथ ही मिल गई थी, क्योंकि उसमें ऐसा प्रावधान था कि आप आपके लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। तो मतलब 1946 में ही आज़ादी मिल गई थी। लेकिन अगर ऑफिशियली देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के साथ ही हम अपनी खुद की परमानेंट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट से मतलब कि ये है हमारे लोगों के द्वारा गवर्नमेंट अब, है ना। और दूसरा ये कि हम अपने लिए नियम बना सकते हैं, हम अपने लिए कानून बना सकते हैं। तो अब के यानी 1947 के बाद से अब अंग्रेजों के द्वारा एक्ट नहीं लाए जाएंगे, हम अपने नियम से चलेंगे, अपने द्वारा बनाए हुए नियम से चलेंगे। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक बुक बनाई, और उस बुक में पूरा हमने लिखा है कि क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, कौन किस तरीके से काम करेगा, यूपीएससी किस तरीके से काम करेगा, गवर्नमेंट के क्या काम होंगे, सुप्रीम कोर्ट के क्या काम होंगे। ये पूरा हमने उस बुक में लिखा है कि किसको कितना आरक्षण दिया जाना है, समानता कैसे लेके आनी है समाज में। उस पूरी बुक में हमने ऐसा लिखा हुआ है, और उस बुक को हमने संविधान कहा है। संविधान मतलब कि उसमें विधियां लिखी हुई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज लिखे हुए हैं कि किसे किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होंगे, संविधान से रिलेटेड होंगे। एक्ट की सीरीज यहीं पर फिनिश होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।